नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एलसीएफ एजुकेशन में। तो शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो ऊपर आप कार्ड में देख सकते हैं और उसमें हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो आपके कौन कौन से थे। तो पहले वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर किए थे वो थे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, गोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और ओपन सोर्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक आता है वो है सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखो, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगी, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती। हार्डवेयर कोई भी सिंगल यूजर या मल्टी यूजर नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसे सिंगल यूजर या मल्टी यूजर बनाता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उपयोगकर्ताओं को एक समय में केवल एक ही कार्य करने की अनुमति देता है। उसे सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। किसी दस्तावेज को प्रिंट करना, चित्र डाउनलोड करना आदि जैसे कार्य एक समय में केवल एक ही किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए MS DOS, पाम OS आदि शामिल है। तो जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें आप एक समय में एक ही काम कर सकते हो, एक ही कमांड चला सकते हो। जनरली इसमें जैसे हम डॉस की बात करेंगे, जो आगे अभी आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, डॉस कमांड सीखेंगे। तो MS DOS में आप एक टाइम में एक ही कमांड कर सकते हो। या तो फाइल क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर कर सकते हो, या जैसे यहाँ पे दिया है किसी दस्तावेज को प्रिंट करना, चित्र डाउनलोड करना आदि। तो मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं हो सकते इसमें, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बना ही ऐसे है कि वो एक टाइम में केवल एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां कई उपयोगकर्ताओं को एक ही नेटवर्क सर्वर पर एक साथ चलने वाले प्रोग्राम का उपयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कई ज्यादा यूजर को एक ही साथ एक ही सर्वर में एक ही कंप्यूटर में काम करने की अनुमति देता है और एक साथ कई ज्यादा प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है। जैसे कि वेब सर्वर की हम बात करेंगे, तो किसी वेब सर्वर में एक ही वेबसाइट होगी तब भी उसमें काफी ज्यादा यूजर आएंगे। जैसे फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं या गूगल का एग्जांपल लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं केवल आप ही फेसबुक चला रहे हैं या गूगल चला रहे हैं। एक ही समय में एक ही वेबसाइट को काफी ज्यादा लोग एक्सेस कर रहे हैं। सबकी अपनी आईडी है, अपनी पासवर्ड है और सब अपने अपने अकाउंट को खोल के उसमें काम कर रहे हैं। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक साथ कई ज्यादा लोगों को काम करने की अनुमति प्रदान करता है। एकल नेटवर्क सर्वर को टर्मिनल सर्वर कहा जाता है। टर्मिनल क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता सत्रों का समर्थन करता है। उदाहरण के लिए यूनिक्स, MVS आदि शामिल है। तो इसमें जो सर्वर होता है उसे टर्मिनल सर्वर कहा जाता है। जो कंप्यूटर होता है जो जिसमें आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे सर्वर कहते हैं। और टर्मिनल क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है? आपके उपयोगकर्ता के सत्रों का समर्थन करता है। यानी उपयोगकर्ता यानी जो भी यूजर्स हैं वो किस तरीके से, कौन कौन से सेशन उनके एक्टिव है, किस तरीके से सेशन बन रहे हैं, कैसे एक्सपायर हो रहे हैं, ये सारी चीजों का समर्थन करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपका यूनिक्स, MVS आदि शामिल है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज है, विंडोज में क्या है कि आपका क्लाइंट के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और सर्वर के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन यूनिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। यूनिक्स आपका क्लाइंट और सर्वर सेम ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्क करता है। ठीक है, और जब हम सर्वर की बात करते हैं, डजेंट मैटर ये विंडो सर्वर है, आपका यूनिक्स सर्वर है या लाइनक्स सर्वर है, आप किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी भी टाइप के सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। डजेंट मैटर उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिफरेंस है वो सिंपल है कि मल्टी यूजर में क्या होगा, एक साथ कई ज्यादा टास्क परफॉर्म हो सकते हैं और कई ज्यादा लोग एक्सेस कर सकते हैं सेम सिस्टम को। जबकि सिंगल यूजर में ऐसा नहीं है। सिंगल यूजर में क्या है, आपका एक टाइम में केवल एक ही टास्क परफॉर्म होगा और एक ही यूजर उसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही प्रोसेसर कंप्यूटर पर कई प्रोग्राम चला सकता है। यदि एक प्रोग्राम को मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट आउटपुट ट्रांसफर के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो अन्य प्रोग्राम CPU का उपयोग करने के लिए तैयार होते हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न कार्य CPU में समय साझा कर सकते हैं, हालांकि उनकी जॉब्स का निष्पादन एक ही समय अवधि पे होना परिभाषित नहीं है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मल्टी यूजर में क्या है कि आपका एक ही कंप्यूटर में कई ज्यादा यूजर काम कर रहे हैं, और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है कि
सिंगल प्रोसेसर के थ्रू क्या किया जा रहा है, काफी ज्यादा कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है, काफी ज्यादा कार्यों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये जॉब शेड्यूलिंग का यूज करता है। जॉब शेड्यूलिंग के बारे में ऊपर आप कार्ड में देख सकते हैं वीडियो, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो है, उसमें जॉब शेड्यूलिंग अच्छे से समझा रखी है। तो ये जॉब शेड्यूलिंग का यूज करके क्या करता है कि आपके सारे टास्कों को एक साथ परफॉर्म करता है। जैसे कोई टास्क अगर इनपुट आउटपुट का इंतजार कर रहा है, तो बाकी जो टास्क होंगे वो क्या होगा, सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हो जाएंगे, और क्या होंगे, एक के बाद एक अपने टाइम पीरियड में एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ठीक है। हाँ, ये है कि सारे जॉब एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, या किस तरीके से होंगे वो परिभाषित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम क्या होता है कि रियल टाइम का मतलब क्या है कि ऐसे कार्य जिसमें कि 1 सेकंड या 1 मिली सेकंड की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और अगर ये ऐसी देरी होगी तो क्या होगा, कई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो आपको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें तो आपका एक ही टिकट 2 या 3 लोगों को बुक हो सकता है। ये सारे काम हो सकते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सख्त समय सीमा के भीतर उच्च स्तर की विश्वसनीयता और सटीकता के साथ डेटा को संसाधित करता है और कार्य को निष्पादित करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उन स्थितियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जहां देरी से परिचालन या सुरक्षा के खतरे हो सकते हैं, और औद्योगिक सिस्टम, ऑटोमेटिव नियंत्रण और चिकित्सा उपकरण आमतौर पर आरटीओएस का उपयोग करते हैं। उदाहरण में हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली, प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, सेल्फ ड्राइविंग प्रणाली, ये सारे शामिल। उदाहरण में हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिसे हम बोलते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसको मैनेज करना, सेल्फ ड्राइविंग प्रणाली, सेल्फ ड्राइविंग कार, अडास फीचर जो होते हैं, या टेस्ला की जो कारें आती है, या इंडिया में भी आ रहे हैं सेल्फ ड्राइविंग कार, तो ये सारे शामिल है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि किसी भी टास्क को काम करने का एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम स्टैम्प होता है। अगर वो टास्क उस टाइम स्टैम्प के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट नहीं होता, तो उस टास्क को अबॉर्ट कर दिया जाता है, उस टास्क को वहीं खत्म कर दिया जाता है। अनलाइक अदर टास्क, कि आपका टास्क परफॉर्म हो रहा है, 5 देरी हो रही है तो वो सब नहीं चलेगा। रियल टाइम का एग्जांपल आपके सामने ही है। सेल्फ ड्राइविंग कार है, अगर कार सेल्फ ड्राइविंग है और वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा रही है, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। वैसे आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, एरोप्लेन उड़ रहे हैं, आपका ऑटो पायलट मोड चल रहा है, और उसमें भी अगर डिसीजन लेने में या प्रोसेसिंग होने में टाइम लग जाता है, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वैसे मैंने आपको रेलवे का बताया, जो तत्काल टिकट बुक होते हैं या नॉर्मल टिकट भी बुक होते हैं, तो अगर ये रियल टाइम में नहीं होंगे तो क्या होगा, एक ही सीट में 3 या 4 टिकट बुक हो जाएंगे। ठीक है। आपका एरोप्लेन का टिकट है, जितने भी टिकट बुकिंग सिस्टम है, या ये सारी चीजें हैं, ये सारे रियल टाइम में आते हैं। ठीक है। लाइव और रियल टाइम में फर्क है। लाइव मैच, जैसे हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं चीजें, तो जरूरी नहीं है कि वो रियल टाइम में हो, वो थोड़ा सा आगे पीछे चल सकते हैं। लेकिन रियल टाइम अलग चीज है। रियल टाइम का मतलब क्या है कि एकदम एग्जैक्ट उसी टाइम में चीजें आपके सामने प्रेजेंट हो। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और ये क्या चीज होती है। तो सबसे पहले आता है आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आज उपलब्ध सबसे सामान्य प्रकार का यूजर इंटरफेस है। यह बहुत उपयोगकर्ता के अनुकूल है क्योंकि यह चित्रों, ग्राफिक्स और आइकन्स का उपयोग करता है, इसलिए इसे ग्राफिकल कहा जाता है। GUI पॉइंटिंग डिवाइस के उपयोग से स्क्रीन पर नेविगेशन को बहुत आसान बनाता है। साथ ही हम इस इंटरफेस के स्वरूप को अपनी इच्छा अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। लेकिन GUI का नुकसान यह है कि इसके लिए अधिक मेमोरी स्पेस, धीमी गति आदि की आवश्यकता होती है, या आदि इसके नुकसान होते हैं। तो GUI मतलब जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो बातचीत करने का माध्यम है, ये ग्राफिक्स है। जो आज के दिन हम डेस्कटॉप देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं आइकन्स हैं, माउस आप यूज कर सकते हो, कीबोर्ड यूज कर सकते हो, एक क्लिक में सारी चीजें हो जाती है, तो ये सारा आपका GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यूजर और हार्डवेयर के बीच में बातचीत करने का जो माध्यम है वो क्या है, ग्राफिकल है। ठीक है। इसमें क्या होता है, आप थीम चेंज कर सकते हो। जैसे अपने मोबाइल है, आपका मोबाइल जो है वो भी GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आपके मोबाइल में एप्स के आइकन्स होते हैं, आप एक बार उसमें क्लिक करते हो तो खुल जाते हैं। ठीक है।
तो इसमें पॉइंटिंग डिवाइस, आप माउस का ये जो कर्सर है ये यूज कर सकते हो, माउस का कर्सर यूज कर सकते हो, और स्क्रीन पे नेविगेशन कर सकते हो, एक एरिया से दूसरे एरिया आराम से जा सकते हो। हमें फोल्डर के अंदर फोल्डर में जाना है तो भी हम आसानी से जा सकते हैं। तो GUI क्या है, काफी इजी बनाता है किसी भी डिवाइस को या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ये मेमोरी ज़्यादा लेता है, तो जाहिर सी बात है एक साथ कई ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, कलर्स दिख रहे हैं आपको, इमेजेस दिख रहे हैं, ग्राफिक्स दिख रहा है, आप किसी फोल्डर खोल रहे हो तो एनिमेशन के थ्रू खुल रहा है, बंद हो रहा है, और भी काफ़ी चीज़ें हो रही है, तो ज़्यादा मेमोरी लेगी। और ज़्यादा मेमोरी लेगी तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको स्पीड के भी फर्क आएगा। लेकिन आज के दिन में, आज की दिन की हम बात करें तो मेमोरी और स्पीड का इतना कंसर्न नहीं है। हाई स्पीड आपके प्रोसेसर आ गए हैं, 13 जनरेशन 14 जनरेशन के प्रोसेसर आ गए हैं, रैम भी आपके DDR5 आ गए हैं, काफ़ी अच्छी मेगाहर्ट्ज की स्पीड आपको मिल जाती है, तो इंटरफेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मोबाइल में भी आप स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, 8 जेन के प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, 8 Gen+2 आ गए हैं, इस तरीके के प्रोसेसर आ गए, तो ये आपको स्पेस की और ये सारी प्रॉब्लम थोड़ी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। मैक्सिमम लोग, या बोले तो 99% लोग आपके GUI में ही हैं और GUI यूज़ करते हैं। बहुत ही रेयर लोग होंगे जो CUI यूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका CUI। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो बातचीत का माध्यम है, या हमारे और हार्डवेयर के बीच में जो बातचीत का माध्यम है, वो है कैरेक्टर, यानी अक्षर। अक्षर के थ्रू ही हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। CUI कंप्यूटर प्रोग्रामों को टेक्स्ट की एक या एक से अधिक पंक्तियों के रूप में कमांड जारी करके उनके साथ बातचीत करने का एक तरीका है। ठीक है, आपको जो भी लिखना है वो टाइप करके बताना पड़ेगा कि MD फोल्डर क्रिएट करो, फाइल क्रिएट करो, आप ये डायरेक्टरी दिखाओ, डेट दिखाओ, टाइम दिखाओ, सारे कमांड्स के थ्रू आपको टाइप करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको माउस अवेलेबल नहीं होगा, कोई आइकन अवेलेबल नहीं होगा। आपको जो काम करना है वो टेक्स्ट के थ्रू करना है, और आपको आउटपुट भी टेक्स्ट के फॉर्म में ही मिलेगा। CUI आधारित सिस्टम में उपयोगकर्ता एक कमांड दर्ज करता है जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम समझ सकता है, और फिर कंप्यूटर प्रोग्राम परिणाम को संसाधित करता है, जो एक प्रतिक्रिया देता है। यानी आपने कुछ कमांड टाइप किया, उसने उसको प्रोसेस किया, और फिर उसको रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट ही आपको दिखाएगा। ठीक है, तो CUI में ही अब हम आगे पढ़ेंगे कि CUI में जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे DOS, और माइक्रोसॉफ्ट DOS पढ़ेंगे। तो DOS होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट DOS क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, और ये आपका कैरेक्टर बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसमें कैरेक्टर बेस है तो सारे चीजें कैसे चलेंगी, आपके इन द फॉर्म ऑफ कमांड चलेंगी। तो DOS में आपको दो टाइप के कमांड मिलेंगे, एक मिलेगा इंटरनल DOS कमांड और एक मिलेगा एक्सटर्नल DOS कमांड। Those commands which are already loaded in the command.com file while switching to the MS-DOS, example CLS, VER, Del। ठीक है, तो ऐसे कमांड जो आपके command.com में यानी DOS में पहले से लोडेड होते हैं, आपको लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जब आप उसको यूज करोगे तो आपको डायरेक्ट टाइप करना है और वो आपके डायरेक्टली चल जाएंगे बिना किसी परेशानी के। External DOS command, those commands which are not loaded while loading the program but are available in the disk and can be invoked whether necessary। यानी ऐसे कमांड जो आपके DOS के साथ लोड तो नहीं होते, लेकिन डिस्क में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, और जब आपको इनकी जरूरत पड़ती है आप इनको आसानी से कॉल करके बुला सकते हैं, जैसे फॉर्मेट, री, एक्सकॉपी, ये सारे। अब आ जाते हैं हमारे डेस्कटॉप में। तो ये जो डेस्कटॉप का स्क्रीन दिख रहा है ये आपका विंडो 10 है, और विंडो 10 में आपने सीधा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने टाइप करना है CMD, तो ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। ठीक है, और अगर पुराना वर्जन है, विंडोज 7 है, तो आप यहाँ पे सीधा विंडो के साथ R दबाएंगे और आपका रन खुल जाएगा। ठीक है, विंडोज की के साथ R दबाएंगे, रन खुल जाएगा, और यहाँ पे आप लिख देंगे CMD और एंटर कर देंगे, तब भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से खुलेगा। ठीक है, अब इसमें जैसे कि आपको ये फॉन्ट का साइज छोटा दिख रहा है, तो फॉन्ट का साइज कैसे बड़ा करेंगे, आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे, और फॉन्ट में जाके यहाँ पे लूसीडा कंसोल सिलेक्ट करके और इसको यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा 26। ठीक है, जैसे आपको प्रोजेक्टर में दिखाना है या इस तरीके से ऑनलाइन दिखाना है तो आप फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि बेसिक कमांड जो होते हैं, जैसे डेट एक कमांड होता है, तो आपको ये सिस्टम का करेंट डेट दिखाएगा कि आज की तारीख क्या है, और अगर ये तारीख गलत है तो आपको वो चांस भी देता है कि आप उस तारीख को
चेंज कर सकते हैं। वैसे दूसरा कमांड है टाइम, TIME, तो ये सिस्टम की टाइम आपको दिखा देगा और आपको वही चांस देगा कि आप सिस्टम के टाइम को चेंज कर सकते हैं। फिर एक कमांड होता है DIR मतलब डायरेक्टरी, तो उस फोल्डर के अंदर जितने भी होंगे वो सारी डायरेक्टरी को दिखा देगा। ठीक है, अब ये डायरेक्टरी कमांड मैंने चलाया तो एकदम नीचे भाग गया, यानी मुझे ऊपर क्या है कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा फाइलें भाग जा रही है। तो अब हम डायरेक्टरी कमांड में देखते हैं कि जो आपका DIR कमांड होता है इसमें एक्सेस मॉडिफायर क्या क्या होते हैं। आपके एक्सेस मॉडिफायर मतलब इस डायरेक्टरी को हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले डायरेक्टरी को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, CD बैकस्लैश करने का मतलब क्या होता है, आप सीधा बाहर आ जाओगे। चलिए अब डायरेक्टरी कमांड को समझते हैं। डायरेक्टरी कमांड होता क्या है। डायरेक्टरी मतलब जितने भी आपके फाइल्स एंड फोल्डर है, DIR कमांड उनको दिखाता है। और DIR कमांड अगर हम सिंपल DIR कमांड चलाते हैं तो आपको एक साथ सारी फाइलें ऊपर चली जाती है और आप सारी फाइलें देख नहीं पाते हो। ठीक है, तो DIR कमांड को समझने के लिए पहले हम एक कमांड चलाते हैं CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, CLS क्लियर स्क्रीन। तो पहले एक कमांड हम क्या करते हैं, पहले डायरेक्टरी को चेंज करते हैं, चेंज डायरेक्टरी। और मैं किस में जा रहा हूँ, विंडोज़ में। जैसे कि मैंने आपको बताया विंडोज़ जो फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइलें होती है। इस तरीके से चलाएंगे तो 31 फाइल दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 फाइल हैं और 81 फोल्डर्स हैं। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा अगर आपको फाइल चाहिए तो फिर आप करोगे CD चेंज डायरेक्टरी टू सिस्टम 32 और इसके अंदर अगर मैं DIR कमांड चलाऊंगा तो ये कमांड आपका चलता रहेगा। ठीक है, पिक्चरों में दिखाता है ना हैकिंग वाले स्क्रीन, तो आप इस तरीके से चला के छोड़ दो तो ऐसा लगेगा आप हैकिंग कर रहे हो। कीबोर्ड में ऐसे हाथ हिलाते रहो कि देखो मैं हैकिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये फाइल फोल्डर चलते रहेंगे। अब इसमें मुझे कोई फाइल कोई फोल्डर ढूंढना है तो ये तो चल रहा है, कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, और अगर हम इसको रोकना भी चाहे, मैं एस्केप बटन दबाऊं कुछ भी दबाओ ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अब हम आगे सीखेंगे कि इसमें फिल्ट्रेशन कैसे लगाते हैं, कैसे पेज वाइज देखते हैं, कैसे लिस्ट की फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, और दो इसमें आपके वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं उनका भी यूज करना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है। तो कितनी फाइलें हैं, 4661 तो इसमें फाइलें हैं और 199 इसमें क्या है, फोल्डर्स हैं। ठीक है, तो मैं CLS लगाता हूँ। अब जो डायरेक्टरी मुझे देखनी है, ये देखनी है मुझे पेज वाइज मतलब एक एक पेज करके देखनी है। तो जब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये रुक गया है, यानी पेजेस तो हैं लेकिन अब एक एक पेज करके दिखाएगा। पहले क्या होता था, सीधा चलते जा रहा था, भाग रहा था, लेकिन अब ये भागेगा नहीं, एक एक पेज करके दिखाएगा। तो ऐसे करके दिखाता रहेगा, आप कंटिन्यू दबाते रहो। अगर आपको कोई पेज में किसी फाइल को ढूंढना है तो आप इस तरीके से देख सकते हो, एक एक फाइल आपको दिख जाएगी, एक एक पेज के हिसाब से दिखेगा। यानी पेज का मतलब क्या होगा, जितना स्क्रीन आपका है। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू दबा के रखता हूँ ताकि ये आगे बढ़ जाए। मैंने एंटर दबा के रखा है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो डेटा आपको दिख रहा है इसमें क्या दिख रहा है, टाइम दिख रहा है कि कब बना था, कितने बजे बना था, कितना उसका साइज है और फाइल का नाम। ठीक है, लेकिन मुझे केवल फाइल का नाम ही देखना है, मुझे टाइम डेट वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फाइल ढूंढनी है, उसके नाम से ढूंढना है, या उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बस ये याद है कि ऐसा कुछ था। तो उस केस में कैसे सर्च करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो विंडोज़ फोल्डर में काफ़ी ज़्यादा फाइलें हो गई, टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग हो रहा है, तो मैं एक फोल्डर बैक आ जाता हूँ जो विंडोज़ फोल्डर है। ठीक है, सिस्टम 32 जो फोल्डर है उसमें काफ़ी ज़्यादा फाइल है, तो मैं एक बैक आ जाता हूँ और इसमें हम DIR कमांड चलाते हैं तो ये आपका थोड़े से कम फाइलें हैं, तो हम इसी में समझ लेते हैं कमांड। तो पहले मैंने जो कमांड चलाया था वो चलाया था /p मतलब पेज वाइज। तो एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, इस तरीके से 5 पेज में आपको सारा फाइल का डेटा दिख गया। अब हम जो कमांड चला रहे हैं वो चला रहे हैं कि पेज वाइज दिखाए और विड्थ वाइज दिखाए, यानी कि केवल फाइलों का नाम दिखाए इस तरीके से। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, DIR डायरेक्टरी दिखाए आपको और कैसे दिखाए, विड्थ वाइज दिखाए। तो ये रुकेगा नहीं, रुकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
/p/w। ठीक है, पेज वाइज दिखाए, एक एक पेज करके दिखाए, इस तरीके से दिखाए। अब जो नेक्स्ट कमांड आता है वो है हमारा, हमने अभी कौन से कमांड देखे, पहला कमांड हमने देखा कि डायरेक्टरी कमांड, जिसमें सब पूरी डायरेक्टरी दिखाएगा। फिर दूसरा हमने देखा कि डायरेक्टरी दिखाए, पेज वाइज दिखाए, यानी एक एक पेज करके दिखाए इस तरीके से। और फिर तीसरा कमांड हमने देखा कि डायरेक्टरी दिखाए, लेकिन कैसे दिखाए, विड्थ वाइज दिखाए। ठीक है, तो इस तरीके से दिखाएगा। फिर हमने नेक्स्ट कमांड देखा था कि आप dir यूज कर सकते हो, कैसे, विड्थ वाइज, साथ ही साथ पेज वाइज। ठीक है, तो एक एक पेज करके आपको दिखा देगा, केवल फाइल नेम दिखाएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, सिर्फ फाइल का नाम चाहिए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। dir के साथ काफी ज्यादा कमांड आपको मिल जाएंगे, नेट में आप जाके देख सकते हो, लेकिन अभी हम वही कमांड कर रहे हैं जो बेसिक नेसेसिटी, यानी बेसिक आप सीख रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टरी कमांड में, वो है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर में हमारे पास दो कैरेक्टर होते हैं, एक होता है क्वेश्चन मार्क और दूसरा होता है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक होता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, जबकि क्वेश्चन मार्क होता है वन लेटर सब्स्टिट्यूशन के लिए। आइए देखते हैं काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम dir कमांड चला रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि ए नाम से, यानी ए के बाद कितने भी अक्षर हो, वो उस ए नाम से सारे कैरेक्टर आपको दिखाए। तो जितने भी ए नाम से फाइलें होंगी वो सारी आपको दिख जाएंगी। वैसे नेक्स्ट करते हैं हम कि वो सारी फाइलें जो ए में खत्म होती है, तो दो फाइलें PLA और पूजा। ठीक है, वो सारी फाइलें जिसमें ए से स्टार्ट होता है और बी में खत्म होते हैं। ठीक है, वो सारी फाइलें जो ए से स्टार्ट होती है और बी में खत्म होती है, तो ऐसी कोई फाइल ही नहीं है। वो सारी फाइलें जो ए से स्टार्ट होती है और टी में खत्म होती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एस्ट्रिक का यूज करके फाइलें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट और स्टार करेंगे तो सारी फाइलें आ जाएंगी सारे एक्सटेंशन के साथ। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क का कैसे यूज किया जाता है, यानी सिंगल लेटर सब्स्टिट्यूशन का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप dir करोगे, डायरेक्टरी कमांड। उसके बाद आप लिखोगे कि फाइल, कोई फाइल है, सपोज पूजा नाम की फाइल है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि PUJ है या POOJ है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन मार्क वहां पे प्लेस कर सकते हो। तो दो क्वेश्चन मार्क हमने लगाए थे, दो ओ से वो रिप्लेस हो गए। वैसे कोई फाइल है सपोज जिसका नाम पूनम है, तो P के बाद क्या है, O है, U है, मुझे पता नहीं है, तो मैं लिखूंगा तो इस नाम से कोई फाइल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको सिंगल क्वेश्चन मार्क कर दूंगा तो ये फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, कुछ होते हैं कि कुछ फाइलें आपको पता है कि मुझे जैसे कोई फाइल ढूंढनी है और मुझे पता है कि वो P नाम से थी और उसके बाद दो कैरेक्टर और थे, फाइल का नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, तो आप एंटर करोगे तो P नाम से और जिसके पीछे दो कैरेक्टर है वो मिल जाएंगे। या आपको कोई फाइल है जो आपको पता था कि कि उसमें एग्जैक्टली कितने कैरेक्टर थे, और जिसका नाम आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये याद है कि उसमें 4 कैरेक्टर, 4 लेटर का वो वर्ड था, तो आपने 4 क्वेश्चन मार्क लगा देने हैं। और जितने भी 4 या उससे कम वाले होंगे, 3 या 4 वाले होंगे, वो सब आपके सामने आ जाएंगे और आप आसानी से फिर इसमें से अपनी फाइलें छांट सकते हो। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हमारे पास दो होते हैं, एक होता है एस्ट्रिक स्टार। ये कैसे आएगा, आपका शिफ्ट के साथ 8 दबाओगे, या नम लॉक में ऊपर आपका साइड में स्टार होगा, वो उससे आप दबाओगे तो आ जाएगा। और क्वेश्चन मार्क शिफ्ट के साथ, क्वेश्चन मार्क आपको शिफ्ट के बगल में मिल जाएगा, शिफ्ट के बगल में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। सो शिफ्ट के साथ उसे दबाएंगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा, ऐसे दबाएंगे तो बैकस्लैश आएगा। अब जो नेक्स्ट कमांड आता है वो आता है हमारा फाइल क्रिएशन। फाइल कैसे क्रिएट करते हैं MS DOS में, फाइल्स और फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम फाइल और फोल्डर क्रिएट करेंगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव राइट कैसे मिलेंगे, तो आपने टाइप करना है CMD, और CMD टाइप करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। तो कमांड प्रॉम्प्ट को जब खोलना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। अगर ये ऑप्शन यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप राइट क्लिक करके ये ऑप्शन जनरेट कर सकते हैं। तो आपको इसको एडमिनिस्ट्रेटर की तरह रन कराना पड़ेगा, और जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटर की तरह रन कराएंगे तो कुछ ऐसा विंडो आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, तो ये विंडो पहले जैसे ही खुल रहा है, बस फर्क ये है कि अब आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है, यानी आप आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार है और आप कुछ नई चीजें बना सकते हो। अभी तक जो हम कमांड चला रहे थे उसमें कुछ नया नहीं बना रहे थे, बल्कि नॉर्मल जो इंटरनल कमांड थे उसी को यूज कर रहे थे। ठीक है,
तो मैं जो फाइल क्रिएट करूँगा वो अपने सी ड्राइव में करूँगा, और ये चीज़ ध्यान रखेंगे ताकि अभी जब हम फाइल क्रिएट करें तो हमें आसानी से मिल जाए कि हमने कहाँ क्रिएट किया है। क्योंकि विंडोज सिस्टम 32 के अंदर फाइल क्रिएट करना यानी एक बड़े समुंदर में एक सुई ढूंढने वाली बात हो जाएगी। तो हम सी ड्राइव में करते हैं, वहाँ पे थोड़ी कम फाइलें होती हैं रिलेटिवली, तो आसानी से आपको आपकी फाइल मिल जाएगी। तो फाइल क्रिएट करने के लिए आप क्या टाइप करोगे, कॉपी कॉन, और उसके बाद फाइल नेम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने बोला टेक्स्ट फाइल। ठीक है। अच्छा, फाइल नेम जब भी आप बनाएंगे फाइल का नाम लिखोगे, कुछ भी लिख सकते हैं, तो आपको याद रखना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, छोटी सी चीज़ का, कि उसमें स्पेस नहीं देना है। अगर आपको स्पेस देना है तो आप शिफ्ट के साथ माइनस का साइन, जो ऊपर नम पैड होता है उसमें शिफ्ट के साथ माइनस का साइन दबाएंगे तो अंडरस्कोर बन जाएगा। तो आप अंडरस्कोर से स्पेस दे सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं देंगे। स्पेस देंगे तो क्या होगा, दो फाइलें बन जाएगी एक साथ। ठीक है। उसके बाद आप एंटर दबा देंगे और लिखेंगे अपना मैसेज। तो कुछ भी आप मैसेज लिख सकते हैं। मैं नॉर्मल मैसेज लिख रहा हूँ कि दिस इज माय फर्स्ट फाइल यूजिंग MS-DOS। MS-DOS का यूज करके पहली फाइल बनाई जा रही है। ठीक है। अब इसको सेव करने के लिए आपको Ctrl+S नहीं दबाना, यहाँ पे आप क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ Z दबाएंगे। ठीक है। वैसे तो अंडू होता है, लेकिन यहाँ पे Ctrl+Z से ही फाइल सेव होती है और आपके पास मैसेज आ जाएगा 1 फाइल कॉपी। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये आपका फाइल क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम क्या जाएंगे, अपने दिस पीसी में जाएंगे, और दिस पीसी में हमने सी ड्राइव में फोल्डर फाइल बनाया था, तो फाइल सी ड्राइव में सर्च करते हैं। तो सी ड्राइव में हम सर्च करते हैं, किस नाम से बनाया था हमने, टेक्स्ट फाइल के नाम से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्स्ट फाइल के नाम से आपका फाइल बन गया है। अच्छा, बना है वाकई में, तो चेक करते हैं। इसमें डबल क्लिक करेंगे तो पूछेगा किसके साथ खोलना है, तो हमने नोटपैड के साथ खोलना है इसे। ठीक है। ओपन करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा कि दिस इज माय फर्स्ट फाइल यूजिंग MS-DOS। ठीक है। मैं थोड़ा सा फॉन्ट इसका बड़ा कर देता हूँ ताकि ये मोबाइल में भी इजीली विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और बड़ा कर देते हैं फॉन्ट। तो आप देख सकते हैं जो मैंने कंटेंट वहाँ पे लिखा था, जो भी चीज़ें लिखी थी वो यहाँ पे दिख रही है। इसका मतलब हमारी टेक्स्ट फाइल बन गई है। ठीक है। आप कुछ भी नाम रखेंगे वो उसी नाम से यह फाइल क्रिएट हो जाएगा। अब वापस आते हैं आपके डॉस में, MS-DOS में। अब मुझे इस फाइल के कंटेंट देखने हैं, तो यहाँ लिखूंगा मैं टाइप, यानी फाइल को खोलने के लिए या कंटेंट देखने के लिए क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे टाइप लिखना पड़ता है। और उसके बाद उस फाइल का नाम जिसको आपको खोलना है। तो अभी हमने टेक्स्ट फाइल बनाया है, तो टेक्स्ट फाइल को खोलेंगे और आप देख सकते हैं आपके टेक्स्ट फाइल का डेटा आपके सामने आ गया है। जो भी हमने उसके अंदर कंटेंट लिखे थे वो कंटेंट यहाँ पे दिखना शुरू हो गया है। अब जो नेक्स्ट कमांड आता है वो है कॉपी कमांड। कॉपी आपको पता ही है, किसी भी चीज़ की कॉपी करना। तो हमने जो फाइल बनाई है, अब हम चाहते हैं कि उसकी एक कॉपी बन जाए। आता है आपका कॉपी कमांड। कॉपी कमांड हम यूज़ करते हैं फाइल की कॉपी बनाने के लिए। तो हमारे पास जो फाइल है टेक्स्ट फाइल, मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ। किस नाम से, टेक्स्ट फाइल 1 के नाम से। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है। बस ये है कि आपको याद होना चाहिए कि आपने क्या रखा था। ऐसा ना हो कि कुछ भी नाम रखा और बाद में खुद ही ढूंढते रहिए कि यार किस नाम से बनाया था। तो यहाँ पे मैसेज आ गया सक्सेसफुली 1 फाइल कॉपी। तो चेक कर लेते हैं कि वाकई में जो डेटा है वो जो हमने नई फाइल बनाई है टेक्स्ट फाइल 1 के नाम से, उसमें आया कि नहीं आया। ठीक है। तो हमने मैसेज जनरेट किया, टाइप टेक्स्ट फाइल। तो हमारा जो ओरिजिनल फाइल था उसका डेटा आपको दिखा रहा है। अब मैं करता हूँ टाइप टेक्स्ट फाइल 1, जो हमने फाइल क्रिएट की थी। तो आप देख सकते हो दोनों में डेटा आ गया है, दोनों में आपका सेम डेटा आ गया है। इसका मतलब कॉपी सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है। अब कॉपी के बाद हमारा जो नेक्स्ट कमांड है उसे बोलते हैं रीनेम। तो आप रेन भी लिख सकते हो या पूरा भी लिख सकते हो। तो मैं पूरा लिख देता हूँ, रीनेम। ठीक है। आप रेन लिखोगे तब भी वो कमांड चल जाएगा। तो मुझे रीनेम करना है, तो मैं किसको रीनेम कर रहा हूँ, टेक्स्ट फाइल 1 को रीनेम कर रहा हूँ। और किससे कर रहा हूँ, मैं अपने नाम से रीनेम कर देता हूँ। ठीक है। तो इसमें कुछ मैसेज नहीं आएगा और ये हो गया, आपका कमांड चल गया। तो देखते हैं कमांड वाकई में चला कि नहीं चला। तो चेक करने के लिए क्या है कि आप चेक करोगे कि जो टेक्स्ट फाइल 1 थी, क्या उसके अंदर कुछ
आइटम दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसका नाम अब बदल के क्या हो गया है, मेरा नाम हो गया सुशील हो गया है। तो आप चेक कर लेते हैं कि अगर वाकई में नाम चेंज हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसका नाम वाकई में चेंज हो गया है, अब फाइल का नाम सुशील हो गया। ठीक है। और लास्ट कमांड इसमें आता है डिलीट। तो आप उस फाइल को डिलीट कर दीजिए जो आपको नहीं चाहिए, अनवांटेड फाइल। तो अब हम चेक करते हैं कि टाइप जो फाइल थी क्या वो वाकई में है, तो बोल रहा है सिस्टम कैन नॉट स्पेसिफाई, यानी कि वो फाइल डिलीट हो गई है। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि क्या टेक्स्ट फाइल 1 है जो हमने कॉपी किया था, वो है? तो वो तो है नहीं, उसका नाम तो ऑलरेडी चेंज हो चुका था। और हम चेक करते हैं क्या हमारी ओरिजिनल फाइल बची है जो हमने शुरू में बनाई थी। तो हमने जो शुरू में फाइल बनाई थी वो अभी भी बची हुई है। ठीक है। तो कंप्यूटर में यही रहता है कि आप जब भी काम करो, कुछ नया काम करो, तो क्या करो, अपने ओरिजिनल फाइल में मत करो, बल्कि उसकी कॉपी क्रिएट कर दो और उस कॉपी में जाके उस काम को करो, ताकि इन केस कुछ करप्ट हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, तो आपकी ओरिजिनल फाइल बची रहे। ठीक है। आपको पता रहता है कंप्यूटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेटा करप्शन का होता है, डेटा करप्ट होने का होता है, फाइल करप्ट होने का होता है, या ओवर राइटिंग का होता है कि आपने कुछ कॉपी किया और ओवरराइट हो गया। तो वो सारी चीज़ों से बचने का अच्छा तरीका क्या है, आप फाइल को कॉपी करके रखो। ठीक है। अब जो ये फाइल कमांड है, इसमें एक और आता है, आपके एक और टाइप के फाइल आते हैं, वो आते हैं बैच फाइल। वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, उससे पहले और कमांड देख लेते हैं। ठीक है। तो हमने फाइल बनाना सीख लिया है, अब हम सीखते हैं कि फोल्डर्स कैसे बनाते हैं, जो हम फोल्डर यूज करते हैं। तो डॉस में फोल्डर कैसे बनाते हैं, और डॉस में फोल्डर को बोलते हैं डायरेक्टरी। ठीक है। जो हमने dir कमांड चलाया था वो डायरेक्टरी ही डिस्प्ले कर रहा था, फोल्डर्स डिस्प्ले कर रहा था। तो डॉस में हम सीखते हैं कि फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे वैसे मैंने बताया फोल्डर को क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। तो आप कमांड होगे md मेक डायरेक्टरी। ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ ट्री नाम से। ठीक है। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। अब मुझे ट्री डायरेक्टरी के अंदर जाना है। ठीक है। पहले तो हम चेक कर लेते हैं जो मैंने फोल्डर बनाया है बना कि नहीं बना। तो कहाँ पे बन रहा है, ये सी ड्राइव में बन रहा है। और सी ड्राइव में हम देखेंगे तो ट्री नाम से डायरेक्टरी आपकी बन चुकी है। ठीक है। इनको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए, खास करके जो मोबाइल यूजर है उनको दिख जाए। तो यहाँ पे ट्री नाम से डायरेक्टरी बन चुकी है। अब मैं इसको खोल देता हूँ। ठीक है। चेंज डायरेक्टरी टू ट्री। तो अब हम ट्री सी ड्राइव में जो ट्री डायरेक्टरी है उसके अंदर चले गए। ठीक है। सेम चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सी के अंदर सी ड्राइव के अंदर हम किसके अंदर है, ट्री के अंदर है। सी ड्राइव के अंदर ट्री डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं और चेंज कैसे करते हैं। अब मैं ट्री के अंदर एक और डायरेक्टरी बना दे रहा हूँ टेस्ट के नाम से। ठीक है। और फिर उसके अंदर जाना है तो आप क्या करोगे, टेस्ट कर दोगे। तो हम सी ड्राइव के अंदर टेस्ट के अंदर है, तो यहाँ भी वो काम कर देते हैं टेस्ट। तो आप यहाँ देखोगे तो क्या होगा, सी ड्राइव के अंदर ट्री डायरेक्टरी है और ट्री डायरेक्टरी के अंदर टेस्ट डायरेक्टरी है। ठीक है। अब आता है इसमें सीडी कमांड। सीडी कमांड से अभी तक हम अंदर जा रहे थे, आप बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए दो होते हैं आपके, एक तो होता है डॉट डॉट। डॉट डॉट करके क्या होता है, आप एक एक फोल्डर करके बाहर आएंगे। जैसे ए बी और उसके अंदर सी है, तो डॉट डॉट करेंगे तो एक ऊपर आएंगे। ठीक है। और दूसरा कमांड क्या होता है, तो दूसरा कमांड बताने के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, ट्री के अंदर चले जाता हूँ। फिर मैं चले जाता हूँ किसके अंदर, ट्री के अंदर कौन सा फोल्डर बनाया था हमने, टेस्ट बनाया था, टेस्ट के अंदर चले जाता हूँ। तो दूसरा कमांड आता है आपका cd बैकस्लैश। cd बैकस्लैश से क्या होगा, आप सीधा रूट फोल्डर में आ जाएंगे, यानी कि जो आपका रूट ड्राइव होगा, CDE जो भी ड्राइव होगा उसके रूट में आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है आपका लास्ट कमांड rd। अब मैं rd बोल रहा हूँ ट्री को, तो अभी ये डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्टरी जो है वो खाली नहीं है। तो पहले हमें उसे खाली करना पड़ेगा। खाली करने के लिए क्या करता हूं, मैं पहले उसके अंदर चले जाता हूं, किसके अंदर, ट्री डायरेक्टरी के अंदर चले गए। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो टेस्ट है फोल्डर है उसको रिमूव कर दे। ठीक है। तो यहाँ चेक करते हैं, सी ड्राइव के अंदर हमने बनाया था ट्री, तो ट्री इसके अंदर अब कोई फोल्डर नहीं है। जो हमने टेस्ट बनाया था फोल्डर वो गायब हो चुका है। अब हम एक बाहर आ जाते हैं और मैं बोलता हूँ कि rd ट्री।
ट्री नाम से जो भी डायरेक्टरी है उसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सी ड्राइव में अब आपको ट्री नाम से कोई भी डायरेक्टरी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो आरडी से क्या होता है आपका रिमूव डायरेक्टरी होता है, आप डायरेक्टरी रिमूव कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट कमांड आता है आपका ट्री कमांड। ट्री कमांड क्या होता है कि आपको ये ट्री स्ट्रक्चर दिखाएगा। कैसे दिखाएगा पहले उसको देख लेते हैं। तो मैंने बोला रूट, एक रूट नाम से मैंने फोल्डर बनाया है और इसके अंदर मैं ट्री कमांड चला देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर के दो पार्ट है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के दो पार्ट्स हैं, पेरिफेरल। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको अगर बनाना है तो कैसे बनता है। आप जब प्रैक्टिकल दोगे कहीं पे और आपको डॉस के बेस में प्रैक्टिकल देने की बात करेंगे तो फिर वो आपसे यही पूछेंगे। वो ये नहीं पूछेंगे कि यार फाइल बना के दिखाओ, ये बना के दिखाओ। वो जनरली आपको इस तरीके का ट्री स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं पहले बाहर आ जाता हूँ। तो आपने इसको कैसे क्रिएट करना है, हम छोटा सा बनाते हैं, एक लाइब्रेरी का बनाते हैं। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि लाइब्रेरी के लिए ट्री स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें 3 ब्रांचेस हैं, उसके अंदर ये चीज़ें हैं। इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसमें जंप करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने एक डायरेक्टरी बनाना है अपने नाम से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाना है। अपने नाम से जो डायरेक्टरी बनाई है उसके अंदर चले जाना है। अब सपोज मैं लाइब्रेरी वाला कर रहा हूं तो लाइब्रेरी नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम एमडी करते हैं, मेक डायरेक्टरी बन गया है। अब मैं लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर चले जाता हूं। ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल कैपिटल चल जाएगा काम। ओके, तो लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर चले गए। अब हम बोल रहे हैं जो हमारी लाइब्रेरी है इसमें 3 तरीके की किताबें हैं, 3 सब्जेक्ट की किताबें हैं। तो मैं बोलता हूँ एमडी साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। ठीक है, तो 3 हमारे पास ब्रांचेस हैं, साइंस, आर्ट, कॉमर्स। तो स्पेस नहीं देना है आपको नाम पे। अगर आप स्पेस दोगे तो क्या होगा, 3 अलग अलग, जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ सुशील कुमार थापा, तो सुशील कुमार थापा स्पेस देके लिखूंगा तो सुशील नाम से अलग फोल्डर बन जाएगा, कुमार नाम से अलग फोल्डर बन जाएगा और थापा नाम से अलग फोल्डर बन जाएगा। तो आपको अगर मल्टीपल फोल्डर बनाए हैं तो आप स्पेस देके ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैं अपने नाम का फोल्डर सर्च करता हूँ और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें लाइब्रेरी में आप देखोगे तो तीनों फोल्डर बन गए हैं, जबकि हमें कमांड में क्या किया है उसे एक लाइन में दे दिया है। अच्छा, अब हम चले जाते हैं किसके अंदर, साइंस के अंदर। तो साइंस के अंदर हम बताते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, हम बोलते हैं साइंस में 3 फोल्डर हमने बना दी। साइंस का काम खत्म हो गया। तो हमें अभी एक फोल्डर बाहर आना है तो डॉट डॉट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम जाएंगे किसके अंदर, आर्ट्स के अंदर चले जाते हैं। और आर्ट्स के अंदर भी मुझे क्या करना है, फोल्डर क्रिएट करने हैं। तो मैं किसके नाम से करता हूँ, हिस्ट्री, GEO, ज्योग्राफी और सिविक्स के नाम से। आप चाहे तो किसी भी नाम से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आर्ट्स का काम खत्म हो गया तो हम आर्ट्स से बाहर आ जाते हैं और लास्ट में हमें किस में जाना है, कॉमर्स में जाना है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम फोल्डर क्रिएट कर देते हैं किस किस नाम से। कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आपके, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। ठीक है, तो ये हमने फोल्डर सारे बना दिए। अब मैं बाहर आ जाता हूँ किससे, कॉमर्स से बाहर आ जाता हूँ और लाइब्रेरी से भी बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, CLS कमांड चला लेते हैं। अब आपको करना क्या है कि अपने नाम का फोल्डर उससे बाहर नहीं आना है, क्योंकि उसके अंदर ट्री स्ट्रक्चर चलाना है। तो मैं यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर चला दूंगा और इस तरीके से आपका ट्री स्ट्रक्चर आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ट्री स्ट्रक्चर में क्या होता है कि किसी भी फाइल और फोल्डर का एक ट्री स्ट्रक्चर
यानी एक रूट होगा, उसके ब्रांचेस होंगे और ये लास्ट के जो बोलते हैं इन्हें बोलते हैं लीव्स या नोड्स, तो ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिकल की जब बात आएगी और उसमें अगर डॉस की बात आएगी तो फिर आपको ट्री स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, आप इसको वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्रिएट करना है। एमडी से डायरेक्टरी बनाना है, सीडी से अंदर जाना है, सीडी डॉट डॉट से एक एक करके बाहर आना है, सीडी बैकस्लैश से सीधा आप क्या आ जाएंगे, रूट ड्राइव में आ जाएंगे, जो इस ड्राइव में आप हो। ठीक है, अब इसके बाद इसमें और कमांड भी आते हैं आपके, जैसे एक फॉर्मेट कमांड आता है। फॉर्मेट में करना क्या, आपने फॉर्मेट लिखना है और उसके बाद उस ड्राइव का लेटर लिख देना है जिसको आपको फॉर्मेट करना है, आगे कोलन लगा देना है। लेकिन फॉर्मेट कमांड जैसे कि आपको पता ही है कि आपका फॉर्मेट कमांड थोड़ा सा क्या होता है, आपका रिस्की होता है, इसलिए हम उसको ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं और अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि गलती से अगर आपने कोई गलत ड्राइव फॉर्मेट कर दिया तो आपका सारा डेटा चले जाएगा और उसको रिकवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक और कमांड आता है आपका एडिट। अब एडिट करके आपने क्या लिखना है, यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है जिसको आप एडिट करना चाहते हो। तो क्या होगा, यहाँ पे नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, प्रॉब्लम क्या है बता देते हैं। ये आपका चलेगा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो विंडोज़ का 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें चलेगा। तो विंडोज 7 या उससे पुराने वर्जन, विंडोज 7 में भी 32 बिट का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें चलेगा, या उससे पुराने वर्जन में चलेगा जहाँ पे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 10 में यूज़ कर रहा हूँ, विंडो 11 भी 64 बिट है। तो ज़्यादातर आजकल कंप्यूटर में सबको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, तो ये एडिट कमांड यहाँ पे नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है बैच फाइल। बैच फाइल क्या होते हैं, ये सेल्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं। इसको चलाने के लिए आपको टाइप कमांड क्लिक करने की जरूरत नहीं, या इसको चलाने के लिए किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को ओपन करने की जरूरत नहीं। जैसे हमने जो फाइल पहले बनाए थे उस पर हम डबल क्लिक कर रहे थे तो नोटपैड में खुल रहा था, या आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में खोल सकते हैं। लेकिन आपके जो बैच फाइल होंगे इसमें आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर जितने भी कमांड एक एक करके परफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो किसी को प्रैंक करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ मजाक करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और उनके कंप्यूटर में इसको डाल दो और वो जब खोलेंगे तो एक एक करके कमांड चलने लग जाएंगे और वो परेशान हो जाएंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि यार मेरा कंप्यूटर किसी ने हैक कर लिया है। ठीक है, तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे फाइल बनाते हैं वैसे बनाएंगे, कॉपी कॉन और फाइल का नाम। अब फाइल का नाम क्या रखना है, ऐसा रखना है कि आपका जो फाइल दोस्त है वो इसको खोलने के लिए मजबूर हो जाए, कि उसे लगे कि हाँ भाई क्या चीज़ है। तो इंडिया में ये है कि आप अगर डू नॉट ओपन लिख के फाइल बनाओगे तो आदमी सबसे पहले उसे खोलेगा कि भाई यार क्यों लिखा है, ऐसा क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन आपको जब बैच फाइल बनाएंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या करना है, .bat लिखना है। नहीं लिखेंगे तो वो नॉर्मल फाइल टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपके अलग अलग कमांड्स डाल सकते हैं। तो मैंने बोला dir कमांड डाल दो। ठीक है, अच्छा फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ, विंडोज़ के अंदर चले गया और वहाँ पे फिर dir कमांड चला दिया, फिर ट्री कमांड चला दिया। आप चाहे तो सिस्टम 32 के अंदर और जा सकते हैं। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ cd डॉट डॉट, यानी फिर बाहर आ गए, सी ड्राइव में आ गए। अब सी ड्राइव में मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ दिस कंप्यूटर इज दिस कंप्यूटर इज अंडर माई कंट्रोल, यानी कुछ भी आप मैसेज दे सकते हो। ठीक है, तो एमडी का हमने यूज़ किया है, तो इसमें क्या होगा, मैसेज ये आएगा लिखा हुआ, लेकिन होगा क्या एक्चुअल में कि इस नाम से अलग अलग फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। दिस नाम से अलग फोल्डर क्रिएट होगा, कंप्यूटर नाम से अलग फोल्डर क्रिएट होगा, इस नाम से अलग अलग फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे, और लास्ट में आप क्या चला दोगे, इसमें ट्री कमांड चला दोगे, और ट्री कमांड आपका बहुत लंबा चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो जो ये बैच फाइल है इसमें अलग अलग कमांड आप डाल सकते हो, फोल्डर क्रिएट करने का कमांड डाल सकते हो। जैसे एक्सेल की ट्रिक आप देखते हो कि एमडी कमांड, आपको 20 बच्चों के नाम है और आपको उन सबके नाम से फोल्डर क्रिएट करने हैं, तो एमडी कमांड से करते हैं। तो क्या किया जाता है, उसके आगे एमडी जोड़ दिया जाता है और उसको नोटपैड में सेव करके .bat से सेव कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली सारे कमांड चल जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, जैसे आप एंटर दबाओगे एक फाइल कॉपी हो गई।
अब इस फाइल को चलाने के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ फाइल का नाम लिखना है। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइल बन गई होगी सी ड्राइव में, और ये जो फाइल बनी है ये और फाइलों से एकदम अलग है। देखो ये बैच फाइल है, इससे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कमांड एक एक करके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ट्री कमांड हमने चला दिया, ये फाइल ये कमांड चलता ही रहेगा इस तरीके से। आप चाहे तो और कमांड भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें बैच फाइल आपकी रन हो गई है, ये इस तरीके से चलती रहेगी। ट्री कमांड चल रहा है तो आपका जो भी विंडोज़ फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे वो सब यहाँ एक एक करके आके खुलते रहेंगे। ठीक है, तो डॉस कमांड में इतना ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। पॉलिटेक्निक के कोर्स के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। अगर आप डोएक ओ लेवल या ट्रिपल सी के स्टूडेंट हैं तो आपके अगर कुछ टॉपिक बचते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस टॉपिक के लिए भी अलग से वीडियो बनाई जाएगी। और जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि इस तरीके से कंप्यूटर क्लासेस हो रही है और उनका जो कोर्स है वो कवर किया जा रहा है। इसमें जो मैं नोट्स आपको दिखा रहा हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओ लेवल और ट्रिपल सी के जितने स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उनके कोर्स के अकॉर्डिंग कुछ अगर रह रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। अभी हमारा पॉलिटेक्निक सीरीज़ का वीडियोस चल रहे हैं, तो अभी हम पॉलिटेक्निक के कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट ट्रिपल सी में आएंगे, देन ओ लेवल में आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।